हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक। आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 3 प्रमोशन मिक्स के बारे में, और ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो आखिरी टॉपिक है कि हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग चैनल डिसीजन क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जिन्होंने तो कवर नहीं कवर किए हैं वो जाके आराम से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे मैं बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर करवा चुका हूँ। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट, समझते हैं मार्केटिंग चैनल डिसीजंस क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर कभी भी अपने सारे कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट को खुद नहीं पहुंचा सकता, है ना। बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि खासकर उन लोगों के लिए, उन प्रोड्यूसर्स के लिए जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है। हम सब इस चीज़ से अवेयर हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ बाय करनी होती है तो या तो हम रिटेलर के पास जाते हैं या होलसेलर के पास जाते हैं। हम डायरेक्टली फैक्ट्रीज में नहीं पहुंचते, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे नहीं पहुंचते, डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास नहीं जाते उस गुड्स को खरीदने के लिए। यानी कि एक प्रॉपर चैनल काम कर रहा होता है एक गुड्स को एक प्रोड्यूसर से लेके एक कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, है ना। जैसे कि मल्टीपल हम जनरली हम 4 चीज़ों की बात करते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरर जिसने उस गुड्स को बनाया है, वो उस गुड को सेल करता है होलसेलर्स को, तो होलसेलर उससे गुड्स खरीदते हैं। फिर होलसेलर उसे बेचता है रिटेलर्स को, और रिटेलर्स फिर बेचता है अलग अलग कंज्यूमर्स को। तो जनरली ये जो है ना, इस तरीके से जो है ना, एक प्रोडक्ट, एक गुड जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से यानी कि एक मैन्युफैक्चरर से पहुंचता है कंज्यूमर तक। इसको बोलते हैं एक प्रॉपर चैनल, यानी कि बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आते हैं जिसके बेनिफिट्स कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और ये आखिरी टॉपिक भी है इस चैप्टर का कि कैसे इंटरमीडियरीज एक तरह से प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं, सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो मार्केटिंग चैनल डिसीजन हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो मार्केटिंग चैनल चॉइसेस आर एज वाइटल एज डिसीजन बिजनेसेस मेक अबाउट द फीचर्स एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि मार्केटिंग चैनल जो चॉइस होता है ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक प्रोडक्ट के लिए उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके प्राइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जैसे हम प्राइस को और फीचर्स को एक प्रोडक्ट के लिए इग्नोर नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही हम मार्केटिंग चैनल को भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं नोट में, हाउ बिजनेसेस सेल इज नाउ जस्ट एज क्रूशियल एज व्हाट दे सेल। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस क्या बेचती है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर कैसे बेचती है वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या प्रोडक्ट सेल करिए तो इंपॉर्टेंट है, पर किस तरीके से, किस प्रकार से उसे बेचा जा रहा है, किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब जो हम आगे देखेंगे तो कंपनीज वर्क हार्ड, कंपनी जो है ना हमेशा हार्ड वर्क करती है टू सेलेक्ट ग्रेटेस्ट चैनल पार्टनर्स थी, ताकि अपने लिए एक ग्रेटेस्ट चैनल पार्टनर्स बनाए इन एडिशन टू द बेस्ट मार्केटिंग चैनल्स, जो एक तरह से बेस्ट मार्केटिंग चैनल्स की तरह काम कर सकते हैं। दीज आर ओनली 2 पार्टीज, ये हमारे पास क्या होती हैं, 2 पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व इन द सिंपलेस्ट मार्केटिंग चैनल। एक सिंपलेस्ट मार्केटिंग चैनल में एक प्रोड्यूसर दूसरा कंज्यूमर। मतलब अगर मैं बात करता हूं, आपको समझाऊंगा अभी आगे एक कंसेप्ट डायरेक्ट चैनल का। जब हम बात करेंगे ना लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो उसमें एक टॉपिक आता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल का मतलब होता है कि जब एक कंज्यूमर्स को गुड्स खरीदने हों और वो डायरेक्टली उसे जाके प्रोड्यूसर से बाय करके आए, उसको एक क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे है कि अगर हम सिंपलेस्ट मार्केटिंग चैनल की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 पर्सन होंगे, एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा कौन होगा, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो उस गुड्स को बना रहे हैं और कंज्यूमर जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो ये 2 हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडियरीज की। तो इसी की बारे में भी बात करी थी कि एक प्रोड्यूसर के लिए खुद सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचना और खुद गुड्स को सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है कि वो खुद घर जगह जाके सेल करे या फिर खुद उस प्रोडक्ट को सेल करे। तो उसके लिए वो काम बहुत ही हैक्टिक और मुश्किल हो जाता है। और खासकर जब बात आती है कि जो प्रोड्यूसर है
उसके पास कस्टमर शेयर बहुत बड़ा है ना। जब कस्टमर्स बहुत सारे होंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उस प्रोडक्ट को खुद घर घर पहुंचाना या फिर खुद सेल करना। जो जब कस्टमर्स बहुत सारे हैं तो यानी कि लोग लगेंगे, टीम लगेगी, यानी कि इंटरमीडिएरीज की जरूरत पड़ेगी, तब जाके जो प्रोड्यूसर है वो हर एक कस्टमर। तो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था इंटरमीडिएरीज के बारे में, यानी कि इंटरमीडिएरीज की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इंटरमीडिएरीज पजेस सम स्किल्स, उन्हें कुछ ना कुछ क्या चाहिए होती हैं, कुछ स्किल्स ही होते हैं रिक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, जिसकी जरूरत प्रोड्यूसर को पड़ सकती है और जो प्रोड्यूसर के पास खुद के पास नहीं है। सच एज एक्सेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो ये चीज़ इसके जरिए की जा सकती है। एक मिनट वेट करना, चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, नंबर ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचना हो या फिर प्रॉपर क्लाइंट्स तक पहुंचना हो तो पूरी की पूरी टीम काम करती है। मार्केटिंग नो हाउ शिपिंग एंड हैंडलिंग प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग ये चीज़ समझती है कि कैसे एक तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी टीम के जरिए, या फिर कैसे शिपिंग की जाएगी अलग अलग गुड्स की, अलग सर्विस की, या फिर जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो कैसे इंटरमीडिएट के जरिए संभाला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। एंड कैपेसिटी टू एक्सटेंड क्रेडिट, और यही नहीं, जो कैपेसिटी होती है क्रेडिट को एक्सटेंड करने की, क्रेडिट टू मैन्युफैक्चरर चैनल्स प्रोवाइड 4 डिफरेंट टाइप्स। तो जो चैनल्स है ना वो 4 मेन चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेस को। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो पहली बात ओनरशिप, एक तो रिस्क कम हो जाता है, जिसकी बात हम आगे भी करेंगे। एक तो रिस्क कम हो जाता है, किसका रिस्क कम होगा? रिस्क कम होता है प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि प्रोड्यूसर ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, जैसे ही वो होलसेलर को सेल कर देता है तो वो सारा का सारा रिस्क किसके पास ट्रांसफर होता है? होलसेलर के पास। यही नहीं, पैसा ही बचता है, कॉस्ट ही बचती है। अगर प्रोड्यूसर सारे गुड्स को खुद सेल करेगा तो उसको सारे गुड्स अपने पास स्टॉक करके रखने पड़ेंगे। अब उस स्टॉक के चक्कर में उसे रेंट पे करना पड़ेगा, तो वो रेंट भारी पड़ेगा उसके ऊपर। तो वो जब होलसेलर को दे देगा तो वो होलसेलर संभाले उस गुड्स को कि भाई वो कैसे सेल करेगा, कैसे उसको रिटेलर को बेचेगा, वो सारा रिस्क उसका है, कहाँ पे उसे स्टोर करके रखेगा, सारी दिक्कतें क्या हैं? उसकी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो क्या कि दे आर ओनरशिप टाइम, ठीक है, टाइम बताते हैं, फॉर्म और प्लेस। ये चारों चीज़ें जो है ना वो कहाँ से मिलती है? इंटरमीडिएरीज के जरिए मिलती है। मैन्युफैक्चरर्स रिलैक्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं। नोइंग दैट देयर गुड्स एंड सर्विसेज विल रीच कस्टमर्स, कि उनके जो गुड्स हैं और उनके जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर तरीके से कस्टमर्स तक पहुँच जाएगी विद ईज, बहुत ही आसानी से, आराम से। इफ़ दे यूज़ अ ट्रस्टवर्दी चैनल्स, अगर वो एक ट्रस्टवर्दी चैनल्स यूज़ करते हैं तो, यानी कि एक प्रॉपर चैनल यूज़ करते हैं तो वो जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं वो आराम से कस्टमर्स तक पहुंच जाएगी। क्योंकि ये काम मैन्युफैक्चरर्स का है ही नहीं, यानी कि ये काम प्रोड्यूसर का नहीं है, तो प्रोड्यूसर बहुत रिलैक्स हो जाता है, मैन्युफैक्चरर रिलैक्स हो जाता है कि भाई ये सब काम किसका है? होलसेलर का और रिटेलर का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया यहाँ पे। अब बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की तरफ कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार जब मैन्युफैक्चरर ने अपने गुड्स को होलसेलर को सेल कर दिया तो लॉजिस्टिक का सारा काम कि कैसे कस्टमर्स तक पहुंचाना है, कैसे रिटेलर तक पहुंचाना है, वो सब काम किसका होता है? इंटरमीडिएरीज का होता है। मैन्युफैक्चरर का जो काम है यहाँ पे क्या हो जाता है? तो इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। असेंबली, स्टोरेज, शॉर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज। इसके अंदर क्या आता है कि भाई चीज़ों को असेंबल करना, गुड्स को, सर्विस को असेंबल करना, उसको स्टोर करके रखना, शॉर्ट करना एंड डिलीवरी ऑफ कमोडिटीज, और जो भी कमोडिटीज हैं उसको उसकी प्रॉपर तरीके से डिलीवरी करना फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कस्टमर्स, मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर्स तक, और हैंडल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार हो जाता है, एक नेटवर्क तैयार होता है जिसके जरिए वो जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर से लेके एक कस्टमर्स तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये बना हमारे पास यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? फैसिलिटेशन। अब फैसिलिटेशन क्या है? इवन प्री सेल, अगर हम यहाँ पे प्री सेल की बात करें, चाहे पोस्ट परचेज सर्विस लाइक फाइनेंसिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया एंड चैनल कोऑर्डिनेशन आर ऑफर्ड थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये सारी सर्विसेज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद प्रोवाइड करती है, जिससे मैन्युफैक्चर की हेडेक एक और चीज़ में ख़त्म यहाँ पे हो जाती है। यानी कि जो मल्टीपल फैसिलिटीज़ हैं सेल से पहले भी, सेल के बाद भी, चाहे वो मेंटेनेंस को लेके हो, इंफॉर्मेशन को लेके हो, ठीक है, चैनल कोऑर्डिनेशन को लेके हो, फाइनेंसिंग
बैलेंसिंग को लेके हो, वो सारी जिम्मेवारी किसकी होती है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की ही होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? क्रिएटिंग एफिशिएंसीज। तो बिजनेस के अंदर क्या डेवलप होती है? एफिशिएंसी डेवलप होती है। रिटेलर्स एंड होलसेलर्स बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। हम सब जानते हैं जो रिटेलर्स हैं और जो होलसेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को क्या करते हैं? बाय करते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर से, बट दे सेल जस्ट अ स्मॉल नंबर देम एट अ टाइम टू न्यूमरस। लेकिन वो कुछ ही आइटम एक साथ बेचते हैं अदर चैनल्स और कस्टमर्स टू ब्रेक अप बल्क, ताकि बल्क को धीरे धीरे कम किया सके, धीरे धीरे निकाला जा सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक एफिशिएंसी जो है ना क्रिएट कर देती है बिजनेस के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है? शेयरिंग रिस्क। रिस्क शेयर हो गया, क्योंकि जैसे ही प्रोड्यूसर के पास से वो गुड्स किसके पास गए? होलसेलर के पास गए। अब रिस्क किसका है? होलसेलर का। खर्चा किसका? होलसेलर का। प्रोड्यूसर का खर्चा क्या हो गया? बच गया, क्योंकि प्रोड्यूसर का मिल के पैसे मिल चुके हैं। वही चीज़ यहाँ पे है, रिस्क शेयरिंग। सिंस द मेजोरिटी ऑफ चैनल्स परचेज द प्रोडक्ट। हम सब जानते हैं कि जो मेजोरिटी चैनल्स हैं वो क्या करते हैं? उस गुड्स को, प्रोडक्ट को एडवांस में ही खरीद लेते हैं। दे ऑल्सो शेयर रिस्क। तो रिस्क भी शेयर करते हैं विद मैन्युफैक्चरर के साथ साथ। एंड वर्क टायरलेसली टू इंक्रीज सेल्स। और लगातार काम करते हैं वो सेल्स बढ़ाने को लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर होलसेलर के प्रोडक्ट नहीं बिकते तो उसकी जिम्मेवारी होलसेलर खुद लेता है, और वो नुकसान किसका होता है? होलसेलर का होता है, मैन्युफैक्चरर का नहीं होता। सेम ऐसे ही जब एक होलसेलर अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स को सेल कर देता है तो उसकी जिम्मेवारी रिटेलर की होती है। अब वो बेच पाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बेच पाएगा तो उसकी दिक्कत, नुकसान उसका होगा। इस तरीके से रिस्क कहीं ना कहीं शेयर होता है, और एक्सपेंसेस भी शेयर होते हैं। सिर्फ रिस्क नहीं, एक्सपेंसेस भी शेयर होते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? मार्केटिंग का काम। अब मार्केटिंग देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग चैनल्स। इनको मार्केटिंग चैनल ही बोलते हैं, क्योंकि रिटेलर जो है वो भी गुड्स के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, जो वो गुड्स होलसेलर से लेके आया है, और जो होलसेलर है वो जानकारी इकट्ठी किससे करता है? मैन्युफैक्चरर से। और फिर ये सारे जो है ना उस इंफॉर्मेशन को, उस गुड्स के बारे में, ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, यानी कि कंज्यूमर को बताते हैं, जिसके जरिए उस गुड्स की प्रमोशन भी होती है। यही नहीं, कई बार मैं देखा होगा रिटेलर्स बोलते भी हैं कि अगर हम सेम सेगमेंट में गुड को बाय कर रहे हैं तो वो बताता भी है कि भाई ये गुड्स जो है ना वो इससे बेहतर फीचर के हैं। हाँ, यानी कि बेहतर है, क्योंकि वो जानता है, उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर देखा हुआ है, यूनिट के अंदर देखा हुआ है किस तरीके से गुड्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं। तो मार्केटिंग में क्या पॉइंट आया? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग चैनल। इसको मार्केटिंग चैनल भी बोलते हैं। दे असिस्ट मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को असिस्ट करते हैं इन स्प्रेडिंग द ब्रांड मैसेज, ताकि ब्रांड मैसेज को स्प्रेड किया जा सके। द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम देखते हैं एडवांटेजेस किसके? प्रोडक्ट के। एंड अदर बेनिफिट्स, दूसरे बेनिफिट्स टू द कस्टमर्स, बिकॉज दे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फाइनल कंज्यूमर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं किसके? फाइनल कंज्यूमर्स के साथ, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग और प्रमोशन ईजी हो जाता है कंज्यूमर के साथ करना। तो ये सारे बेनिफिट जब हैं, जब एक इंडस्ट्री के अंदर ये सारे इंटरमीडिएरीज अवेलेबल हो, यानी कि चेन बनाई जा सके। इस तरीके से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ईजी हो जाता है, रिस्क भी कम हो जाता है, एक्सपेंसेस भी शेयर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रमोशन करना भी ईजी हो जाता है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि होलसेलर प्रॉफिट कमाएगा, होलसेलर खुद प्रमोट कर रहा है उस गुड्स को, उस सर्विस को। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। पहला क्या आता है? डायरेक्ट चैनल, दूसरा इनडायरेक्ट चैनल, तीसरा हाइब्रिड चैनल। डायरेक्ट चैनल में क्या है कि हम जनरली देखते हैं कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को खुद सेल नहीं करता, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेता है सेल करने के लिए। लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो खुद उसको सेल करने का काम भी करती है, अपने गुड्स को खुद ही सेल करती है, खुद ही अपना डिस्ट्रीब्यूशन टीम जो है खुद ही संभालती है। ऐसे केस में क्या होता है? इसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल, यानी कि जब एक मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को खुद ही कंज्यूमर्स तक पहुँचाए, यानी कि डायरेक्टली एक ही रिलेशन हो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर का, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट चैनल, यानी कि बीच में कोई भी इंटरमीडिएरीज नहीं होगी। इसका बेनिफिट भी मिलता है प्रोड्यूसर को भी, कंज्यूमर को भी, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट। और जो बीच में कमीशंस ऐड ऑन करते थे, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, वो सब ऐड ऑन नहीं होंगे, तो कंज्यूमर को गुड सस्ते में पड़ेगा और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके लिए कई बार बहुत से बिजनेस डायरेक्ट चैनल को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? इनडायरेक्ट चैनल, जिसकी बात मैंने अभी भी करी कि चैनल 1 स्टेप की सकती है, 2 स्टेप की, 3 स्टेप की, डिपेंड करते हैं कितने इंटरमीडिएरीज अवेलेबल हैं उसके हिसाब से, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल। और तीसरा और आखिरी है हाइब्रिड चैनल। हाइब्रिड चैनल का सिंपल सा मतलब ये
जहाँ पे दोनों ही इंक्लूड होते हैं, डायरेक्ट चैनल भी और इनडायरेक्ट चैनल भी। डायरेक्ट चैनल का यहाँ पे मतलब क्या है, डायरेक्ट मतलब हाइब्रिड के अंदर दोनों इंक्लूड है, डायरेक्ट चैनल भी इनडायरेक्ट चैनल भी। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि हो सकता है कुछ जगह पे बिजनेस यानी कि प्रोड्यूसर खुद अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि वो कहीं जगह चेंज बना रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को यूज़ कर रहा है उनके गुड्स को सेल करने के लिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि आखिरी चैप्टर लेसन नंबर 4 के बारे में। अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोज़ के लिए उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर जाकर नोट्स ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।